वेलकम टू इंग्लिश टू योर्स। हेलो डियर फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है और इसे हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उस एक्शन को हम कंटिन्यूअस एक्शन कहते हैं जो हमारे सामने चल रहा है, अभी कुछ टाइम पहले शुरू हुआ था और अभी ख़त्म नहीं हुआ, बीच में कहीं है, तो वो कंटिन्यूअस एक्शन है। और साथ में हमने ये भी देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम फ्यूचर की बात करने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन हर एक वर्ब के साथ हम आई नहीं लगा सकते। कौन कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ आई नहीं यूज़ होता, अगर हम आई यूज़ करते हैं तो वो गलत मीनिंग बन जाता है या फिर सेंटेंस ही गलत हो जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनको हम आई के साथ नहीं यूज़ कर सकते। वर्ब्स नॉट यूज्ड इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस फॉर्म में यानी कि आई वाली फॉर्म में हम कुछ वर्ब्स को नहीं यूज़ कर सकते, इनके साथ हम आई नहीं प्लस कर सकते। जैसे कि वर्ब्स ऑफ सेंसेज। पहले हमारे पास है वर्ब्स ऑफ सेंसेज, हमारी 5 सेंसेज जिससे हम कोई भी चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, टेस्ट करते हैं, ये सब। जैसे कि देखना, सी, हेयर सुनना, स्मेल। अब हम सी को आई के साथ नहीं यूज़ कर सकते। अगर हमें सामने कुछ दिखाई दे रहा है तो हम ये नहीं कहते आई एम सीइंग एन एलिफेंट, मुझे एक एलिफेंट दिखाई दे रहा है। ऐसे हम सिंपली कहते हैं आई सी एन एलिफेंट। मुझे आकाश में बादल नजर आ रहे हैं, आई एम सीइंग क्लाउड्स इन द स्काई नहीं, हम कहते आई सी सम क्लाउड्स या आई सी क्लाउड्स इन द स्काई। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं जिसमें हम वर्ब की बेस फॉर्म को यूज करते हैं, आई के साथ इनको हम नहीं यूज करते, जो भी हमारे सेंसेस से रिलेटेड वर्ड्स हैं। अगर हमें कोई आवाज़ आ रही है कहीं से तो हम ये नहीं कहते आई एम हियरिंग सम नॉइज, हम कहते हैं आई हियर सम नॉइज। अगर आपको कोई खुशबू आ रही है या स्मेल आ रही है कोई भी, तो आप ये नहीं कहते आई एम स्मेलिंग, आप कहते हैं आई स्मेल समथिंग प्लेजेंट। आपको कोई अच्छी खुशबू आ रही है, आई स्मेल समथिंग प्लेजेंट। उसी तरह से नोटिस, रिकग्नाइज, आई एम नोटिसिंग, आई एम रिकग्नाइजिंग नहीं कहते आई नोटिस समथिंग, आई रिकग्नाइज हिम नाउ। फिर हमारे आते हैं वर्ब्स ऑफ इमोशन। वांट, डिजायर, रिफ्यूज। अगर वांट के साथ आई लगाएं, अगर कोई किसी रूम में सभी बैठे हैं तो कोई बाहर जाना चाहता है या स्टूडेंट है क्लास से बाहर जाना चाहता है मान लीजिए, तो हम ये नहीं कहेंगे ही इज़ वांटिंग टू गो आउटसाइड, ही वांट्स टू गो, सिंपली हम कहते हैं ही इज़ डिजायरिंग, भी नहीं कहते ही डिजायर्स टू बी रिच, वो रिच बनना चाहता है। डिजायर को भी हम आई की तरह आई के साथ नहीं यूज़ करते। उसी तरह से रिफ्यूज़, फॉरगिव, विश, केयर, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, इन सब वर्ड्स को हम, जो इमोशन से रिलेटेड हमारे वर्ड्स हैं, इनको हम आई के साथ नहीं यूज़ करते। फिर है हमारे वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, सोचने से रिलेटेड। थिंक, जब कोई ओपिनियन बताना हो, आई थिंक इट इज़ राइट, ये मेरा विचार है या मैं सोचता हूँ कि ये ठीक है, तो हम आई एम थिंकिंग इट इज़ राइट नहीं कहते, हम कहते हैं आई थिंक इट इज़ राइट। उसी तरह से फील, आई फील ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, मतलब आई थिंक की सेंस में अगर यूज़ करना है तो हम आई नहीं यूज़ करते फील के साथ। फिर है रियलाइज़। अगर हम कहते हैं कि हम, हाँ मुझे समझ में आ रहा है अब, तो हम, या मुझे महसूस हो रहा है या पता लग रहा है कोई चीज़, तो हम ये नहीं कहते आई एम रियलाइजिंग नाउ, हम सिंपली कहते हैं आई रियलाइज नाउ, अब मुझे समझ में आ रहा है। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूँ, हम ये नहीं कहते आई एम अंडरस्टैंडिंग। नो, मीन, सपोज, बिलीव, एक्सपेक्ट, ये सारे वर्ड्स, रिमेंबर, रिकलेक्ट, फॉरगॉट या फॉरगेट, इवन माइंड, फॉरगेट, रिकॉल, माइंड, इन वर्ड्स के साथ भी हम आई नहीं लगाते। फिर आते हैं हमारे वर्ब्स ऑफ पोजेशन। पोजेस करना, आपकी कोई चीज़ होना, ओन, बिलोंग, पोजेस, इस तरह के जो यूजेस रहेंगे पोजेशन से रिलेटेड वर्ब्स के, उनके साथ भी हम आई नहीं लगाते। एग्जाम्पल्स में भी देख लेंगे हम। Verbs which express a state or condition which at the moment of speaking is regarded as permanent. For example, appear, contain, consist, cost, resemble. इन वर्ड्स के साथ भी हम आई नहीं लगाते। मोटे तौर पे देखें तो हमारी सेंसेस से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, थिंकिंग से रिलेटेड, या हम कोई चीज़ पोजेस करते हैं, इन सब के लिए हम आई नहीं लगाते। या कोई कंडीशन हमारे सामने हमें नजर आ रही है, उसमें भी हम आई का यूज़ नहीं करते। अगर सामने बहुत बड़ा माउंटेन आपको नजर आ रहा है तो आप ये नहीं कहेंगे माउंटेन इज अपीयरिंग टू बी बिग, आप कहेंगे द माउंटेन अपीयर्स टू बी बिग। इस सेंस में जो कंडीशन या सिचुएशन आपके सामने, उसके लिए भी हम आई का यूज़ नहीं करते। या कॉस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ रही है, बनाने जा रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं, वैसे कॉस्ट और प्राइस में फ़र्क है, लेकिन हम यहाँ पे कॉस्ट की अगर बात, तो हम ये नहीं कहेंगे इट इज़ कॉस्टिंग मी 100 रुपीज़, हम कहेंगे इट कॉस्ट 100 रुपीज़। तो कॉस्ट के साथ भी हम आई नहीं लगाते। इन सभी वर्ड्स को हमें डेफिनेशन से, जैसे कि सेंसेस, इमोशन, थिंकिंग, पोजेसिंग या स्टेट और कंडीशन, इन कीवर्ड से रिलेट करके माइंड में रखना है, बाकी प्रैक्टिस से याद रह जाते हैं इस तरह के वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। अब फर्स्ट एग्जाम्पल है आई सी एन एलिफेंट, मुझे एक एलिफेंट दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है तो हम दिखाई दे रहा में तो आई रहता है, लेकिन अभी हमने देखा ऊपर कि सेंसेस से रिलेटेड, सी देखने की सेंस, हमारी बॉडी की कैपेसिटी देखने की, सी, तो हम सी के साथ आई नहीं यूज़ कर सकते। तो हम कहते हैं आई सी एन एलिफेंट, इट इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने एक एलिफेंट है, मुझे नजर आ रहा है, आई सी एन एलिफेंट, नॉट आई एम सीइंग एलिफेंट। हम ये नहीं कह सकते आई एम सीइंग एन एलिफेंट, हम कहेंगे आई सी एन एलिफेंट। अगर आपके सामने भी है तो हम कहेंगे मुझे एलिफेंट नजर आ रहा है, ये मेरे बिल्कुल सामने है, आई सी एन एलिफेंट, इट इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी। अगर मान लीजिए सामने से बस आ रही है तो हम ये कहेंगे आई सी अ बस कमिंग, हम ये नहीं कहेंगे आई एम सीइंग अ बस कि मुझे दिखाई दे रही है, आई सी अ बस कमिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे हम डायरेक्टली जब भी सेंसेस से रिलेटेड कोई वर्ड हो, चाहे वो हेयर हो, टच हो, स्मेल हो, सी,
या टेस्ट। फिर है आई हेयर अ नॉइज इन द नेक्स्ट रूम। अगर आपको साथ वाले कमरे से कहीं से आवाज़ आ रही है तो आप ये नहीं कहेंगे आई एम हेयरिंग अ नॉइज, आप सिंपली कहेंगे आई हेयर अ नॉइज। फिर है मान लीजिए बच्चे को नया टॉय चाहिए, उसे वो मांग रहा है, उसकी इच्छा है टॉय लेने की, ही वॉन्ट्स अ न्यू टॉय कहेंगे हम ये नहीं कहेंगे ही इज़ वॉन्टिंग अ न्यू टॉय, सिंपली ही वॉन्ट्स अ न्यू टॉय। फिर है द हाउस बिलोंग्स टू मी। हमने अभी ऊपर देखा था डेफिनेशंस में कि अगर हम पोजेशन की बात करते हैं जहाँ पे उसका मीनिंग हो टू ओन, टू बिलोंग और टू पोजेस, तो वहाँ पर भी हम आईएनजी नहीं लगाते। तो यहाँ पर वही बिलोंग्स है, द हाउस बिलोंग्स टू मी, हम ये नहीं कहेंगे द हाउस इज बिलोंगिंग टू मी। यहाँ पे हम अपनी पोजेशन बता रहे हैं कि आपका हाउस है, तो हम ये नहीं कहेंगे द हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, हम सिंपली कहेंगे द हाउस बिलोंग्स टू मी। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे डायरेक्टली विदाउट आईएनजी। फिर है दिस बॉक्स कंटेन्स ऑर्नामेंट्स। इस बॉक्स में गहने पड़े हैं। दिस बॉक्स इज कंटेनिंग ऑर्नामेंट्स गलत हो जाएगा, कंटेन के साथ भी हम आईएनजी नहीं लगाते, तो हम सिंपली कहते हैं दिस बॉक्स कंटेन्स ऑर्नामेंट्स। फिर है हमारे पास इट इज़ रॉन्ग टू यूज़ टू हैव विद आईएनजी टू मीन टू ओन और पोजेस। अगर हम टू हैव यूज़ करना चाहते हैं या सिंपली हैव वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो हम पोजेशन के लिए, अपनी कोई चीज़ बताने के लिए हैव के साथ आईएनजी नहीं लगाते कभी भी। जैसे अगर मेरे पास 2 कार्स हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा आई एम हैविंग 2 कार्स, मुझे कहना पड़ेगा आई हैव 2 कार्स। तो हैव को हम सिंपली एज सच यूज़ करते हैं, आईएनजी के साथ हम नहीं यूज़ करते जब हमने कोई चीज़ बतानी कि हमारी है, अपनी कोई पोजेशन बतानी है। उसी तरह से हम ये नहीं कह सकते ही इज़ हैविंग प्रॉपर्टी वर्थ करोर्स इन रुपीज़, हम कहेंगे या करोर्स ऑफ रुपीज़ भी ठीक है। तो यहाँ पर हैविंग की बजाय हमें कहना पड़ेगा ही हैज़ प्रॉपर्टी, ही इज़ हैविंग प्रॉपर्टी नहीं, ही हैज़ प्रॉपर्टी वर्थ करोर्स इन रुपीज़। कहने का मतलब जब हम अपनी पोजेशन बताएंगे कि आपकी कोई चीज़ है तो आप ये नहीं कहेंगे आई एम हैविंग प्रॉपर्टी, आप कहेंगे आई हैव प्रॉपर्टी। ही इज़ हैविंग अ कार गलत हो जाएगा, ही हैज़ अ कार या फिर हैज़ गॉट अ कार आप कह सकते हैं। हैज़ गॉट और हैज़ का अपनी कोई पोजेशन बताने के लिए बिल्कुल एक जैसा यूज़ है। आई हैव अ कार या आई हैव गॉट अ कार बिल्कुल एक ही बात है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आई हैव गॉट जो है बिल्कुल स्पोकन इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं हैव गॉट, और अगर राइटिंग में करें तो हम सिंपली हैव कहते हैं। आई हैव अ कार, आई हैव गॉट अ कार हम बोलचाल की भाषा में ज़्यादा यूज़ करते हैं, और आई हैव अ कार इस तरह का स्ट्रक्चर हम फॉर्मल राइटिंग में यूज़ करते हैं, लिखते हुए यूज़ करते हैं। स्पोकन में हम हैव गॉट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आई हैव गॉट 2 कार्स, ये ज़्यादा अच्छा है स्पोकन इंग्लिश के लिए। ही हैज़ गॉट प्रॉपर्टी वर्थ करोड्स, यहाँ पे भी हम हैज़ गॉट का यूज़ कर सकते हैं जो कि थोड़ा बेटर सुनाई देता है। उसी तरह से कोई इलनेस या इंजरी बताने के लिए हम हैव के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते। जैसे मान लीजिए किसी को हेडेक है तो हम ये नहीं कह सकते आई एम हैविंग अ हेडेक, ये रॉन्ग यूज़ है, हमें कहना पड़ेगा आई हैव गॉट अ हेडेक या फिर सिंपली आई हैव अ हेडेक। अभी मैंने बताया ऊपर कि हैव गॉट और हैव बिल्कुल एक ही बात है, आई हैव गॉट अ हेडेक या आई हैव अ हेडेक एक ही बात है, पर हैव गॉट हमारा स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होता है और हैव रिटन इंग्लिश में हम जनरली यूज़ करते हैं। उसी तरह से आई एम हैविंग फीवर, अगर बुखार है हमें तो हम ये नहीं कह सकते आई एम हैविंग फीवर, आई एम हैविंग फीवर, हमें कहना पड़ेगा आई हैव गॉट अ फीवर। उसी तरह से अगर किसी को बुखार है तो ये नहीं कह सकते हम आई एम हैविंग फीवर, ये रॉन्ग यूज़ है, हैव के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते हम जहाँ पे इलनेस या इंजरी की बात हो रही है। आई हैव गॉट फीवर, मुझे बुखार है, या फिर आई हैव फीवर एक ही बात है, आई हैव गॉट फीवर या आई हैव फीवर, बट हम हैव के साथ आईएनजी ऐसी सिचुएशंस में नहीं लगा सकते। तो अभी हमने देखा कि हैव के साथ आईएनजी नहीं लगाना, लेकिन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम हैव के साथ आईएनजी लगा सकते हैं। अगर हमने बात करनी है अपने फ्यूचर प्रोग्राम की या प्लान की जो हमने पहले बनाया हुआ है, तो हम हैव को आईएनजी के साथ सेफली यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। वी आर हैविंग अ पार्टी टुमारो, कल हम एक पार्टी कर रहे हैं, वी आर हैविंग अ पार्टी, तो यहाँ पर हैव के साथ आईएनजी यूज़ हो जाएगा। वी आर हैविंग अ मीटिंग नेक्स्ट संडे हम एक मीटिंग कर रहे हैं, वी आर होल्डिंग या वी आर हैविंग अ मीटिंग हम यहाँ पे कह सकते हैं। फ्यूचर प्लान्ड एक्शन के लिए या जो भी हमने प्लानिंग किया उसके लिए हम हैविंग कह सकते हैं। वी आर हैविंग अ क्लास ऑन संडे, संडे को भी हम क्लास लगा रहे हैं, वी आर हैविंग अ क्लास, तो अपनी फ्यूचर की प्लानिंग के लिए हैविंग हम कह सकते हैं। और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हम हैव के साथ आईएनजी लगा सकते हैं, देखते हैं। टू टेक बाथ नहाना, टू टेक मील खाना खाना या कुछ पीना, ऐसे सिचुएशंस के लिए भी हम हैव के साथ आईएनजी यूज़ कर सकते हैं और ये बिल्कुल करेक्ट है। आई एम हैविंग बाथ नाउ, मैं अभी नहा रहा हूँ, आई कैन नॉट टेक द कॉल राइट नाउ, अभी मैं कॉल नहीं ले सकता। शी इज़ हैविंग हर डिनर एट द मोमेंट, वो अभी खाना खा रही है, हैविंग डिनर। तो इस तरह की सिचुएशन में टू हैव बाथ या टू हैव डिनर में हम आईएनजी के साथ हैव को यूज़ कर सकते हैं। वी आर हैविंग लंच नाउ, अभी हम खाना खा रहे हैं, तो हैविंग यहाँ पर ईटिंग का ही मीनिंग बताता है। एक और सिचुएशन है जहाँ पर हम हैव के साथ आईएनजी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कोई प्रॉब्लम या डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं आई एम हैविंग डिफिकल्टी विद माई कार, मुझे अपनी कार के साथ प्रॉब्लम आ रही है, आई एम हैविंग डिफिकल्टी। ही इज़ हैविंग ट्रबल विद द न्यू टेलीविजन, नए टेलीविजन से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक से नहीं चल रहा, कुछ ट्रबल आ रही है, सो ही इज़ हैविंग ट्रबल विद द टेलीविजन।
तो डिफिकल्टी या प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करने के लिए हम हैव के साथ आईएनजी यूज कर सकते हैं। आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम विद माई स्कूटर, हम कह सकते हैं मेरे स्कूटर के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम आ रही है। या फिर वर्ब्स के साथ आईएनजी लिखाकर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस तरह से भी यूज कर लेते हैं, ओ माई कार इज ऑलवेज ब्रेकिंग डाउन। अगर आपको इरिटेशन हो रही है किसी बात से या गुस्सा आ रहा है कि आपकी कार बार बार खराब हो रही है, हो जाती है, तो आप कह सकते हैं माई कार इज ऑलवेज ब्रेकिंग डाउन। आप गुस्से में ये बात कह रहे हो। शी इज ऑलवेज शाउटिंग एट स्मॉल थिंग्स, वो हमेशा ही ऐसा करती है। तो ऐसा करती है, लेकिन यहाँ पे शाउटिंग हम यूज करें, कर रही है वाली सेंस में यूज कर रहे हैं। उसी तरह ऊपर ब्रेकिंग आईएनजी वाली फॉर्म यूज कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे मीनिंग ये नहीं है कि उस वक्त वो एक्शन हो रहा है। जो एक्शन बार बार होता है और हमें इरिटेट करता है, उसके लिए भी हम आईएनजी वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला यूज कर सकते हैं। इगैड, आई एम ऑलवेज फॉरगेटिंग नेम्स, हे भगवान मैं तो हमेशा नाम भूल जाता हूँ। तो भूल जाता हूँ, भूल जा रहा हूँ नहीं है, फिर भी हम फॉरगेटिंग इस तरह से यूज कर रहे हैं। आई एम फॉरगेटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अपनी इरिटेशन या एंगर एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं इस तरह से, अगर बार बार हम इरिटेट हो रहे हैं या एंग्री हो रहे हैं किसी बात से। ये बिल्कुल करेक्ट यूजेज है। आइए अब एक नजर डाल के देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा, व्हाट वी हैव लर्न्ड। वी कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं किन बातों के लिए, फॉर एक्शंस कंटिन्यूइंग एट द मोमेंट, ऐसे एक्शंस जो भी चल रहे हैं हमारे सामने। आई एम मेकिंग अ वीडियो, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, सामने वो एक्शन अभी चल रहा है, ऐसी सिचुएशन के लिए जो एक्शन अभी कंप्लीट हुआ, बीच में कहीं है। प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के लिए, वी आर लीविंग फॉर दिल्ली टुमारो, कल हम दिल्ली जा रहे हैं, अभी कल जाएंगे, तो प्लान्ड एक्शन के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। फॉर एक्शंस डन एट इंटरवल्स दैट मे नॉट बी कंटिन्यूइंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जिस वक्त हम बात करें उस वक्त एक्शन बेशक नहीं भी चल रहा, हमने सीखा था कि कुछ ऐसे एक्शन जो बार बार कुछ इंटरवल के बाद रिपीट होते रहते हैं। मिस्टर कुमार इज राइटिंग ए नॉवल दीज डेज, मिस्टर कुमार आजकल एक नॉवल लिख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मिस्टर कुमार ने पेन कॉपी हाथ में पकड़ा हुआ है और लगातार लिखे जा रहे हैं। मान लीजिए एक हफ्ता पहले शुरू किया था, तो वो तब से लगातार लिखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो लिखते हैं, कुछ घंटे दिन में लिखते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर कोई और काम करते हैं, फिर अगले दिन 2 घंटे लिखते हैं, फिर अगले दिन 1 घंटा लिखते हैं, और ये काम बार अभी तक उनका लगातार चला जा रहा है पिछले हफ्ते से, और हो सकता है कि फ्यूचर में जब तक नॉवल कंप्लीट नहीं होता वो ऐसा करते रहें। तो ऐसे एक्शंस को भी हम कंटिन्यूअस एक्शंस मानते हैं, ये हमने सीखा था। So Mr. Kumar is writing a novel these days, इसका मतलब ये नहीं कि he is writing the novel all the time. He is taking breaks in between and then again he starts writing. वो बीच में ब्रेक लेते हैं, फिर अगले दिन फिर से लिखते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं, फिर अगले दिन लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा लिखकर वो अपना काम लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे एक्शंस भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर शोइंग इरिटेशन और एंगर, शी इज ऑलवेज शाउटिंग एट द स्टाफ, वो हमेशा स्टाफ पे चिल्लाती रहती है। माई कार इज ऑलवेज ब्रेकिंग डाउन, मेरी कार तो हमेशा खराब होती रहती है। तो इरिटेशन या एंगर एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। अब फिर से एक बार नजर डाल के देखते हैं कि हैव के साथ आईएनजी हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। हैव प्लस आईएनजी, वी आर हैविंग ए पार्टी टुनाइट, अगर कोई प्लानिंग है हमारी तो हम कह सकते हैं वी आर हैविंग ए पार्टी टुनाइट। तो अपने प्लान्ड एक्शन को बताने के लिए हम हैव के साथ आईएनजी यूज कर सकते हैं करेक्टली। फिर है आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम विद माई कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर में कुछ डिफिकल्टी आ रही है, कंप्यूटर के साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम कह सकते हैं आई एम हैविंग प्रॉब्लम विद माई कंप्यूटर। या फिर हमने देखा था कि कुछ खाना पीना, अगर इस तरह की बात करनी है तो हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए हम डिनर कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं आई एम हैविंग माई डिनर, मैं खाना खा रहा हूँ। तो टेकिंग वाली सेंस में हम हैविंग का यूज कर सकते हैं, आई एम टेकिंग माई डिनर या आई एम हैविंग माई डिनर। तो यहाँ पर भी हम हैव के साथ आईएनजी यूज कर सकते हैं सेफली। अब आ जाता है कि हैव के साथ आईएनजी हमें कहाँ कहाँ पे नहीं यूज करना। अगर बॉडीली कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई पोजेशन बतानी है, जैसे आई एम हैविंग अ हेडेक, ये बिल्कुल गलत यूज रहेगा। आपको कहना पड़ेगा आई हैव गॉट अ हेडेक या आई हैव अ हेडेक। आई एम हैविंग यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे हम हैव के साथ आईएनजी नहीं यूज करेंगे। फिर शी इज हैविंग प्रॉपर्टी रनिंग इनटू करोर्स, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रॉपर्टी की पोजेशन की बात कर रहे हैं, पोजेशन की हम बात कर रहे हैं अगर, तो हम हैविंग नहीं यूज कर सकते। शी हैज प्रॉपर्टी इन करोर्स या शी हैज गॉट प्रॉपर्टी इन करोर्स, ये हैज या हैज गॉट यहाँ पे करेक्ट है, हैविंग यहाँ पे गलत हो जाएगा। पोजेशन बताने के लिए भी हम हैव के साथ आईएनजी नहीं यूज कर सकते। अगर हम इन सेंटेंसेस को 1-2 बार फिर से रिवाइज करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें याद रहती हैं। जब हम बात करते हैं ऑटोमेटिकली हमें याद आ जाती हैं क्या बोलना है और क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है। जो भी हमने अभी तक वीडियो में सुना, सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स देखे, उनको अगर हम ठीक से एक बार फोकस करके सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये सारी चीज़ें हमें आसानी से याद रहती हैं। और जब हम बात करते हैं तो हमें ये सारे रूल्स माइंड में रहते हैं, बोलते हुए लिखते हुए हमें एकदम याद आ जाते हैं। सिर्फ एक बार फोकस करके इनको अगर हम देखेंगे और थोड़ा सा माइंड में बिठाएंगे कि कौन सी सिचुएशंस में हमें इन्हें यूज़ करना है और कौन सी में नहीं करना, बस थोड़ा सा एक बार फोकस करेंगे तो पूरा याद रहेगा। बाकी लैंग्वेज प्रैक्टिस सही रहती है और आती। बेटर रहेगा कि जब हम इस तरह के सेंटेंसेस को पढ़ें तो हम उन्हें वर्बलाइज जरूर करें, बोल कर दें, साइलेंट रीडिंग ना करें। ये एक्ट करके हम अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एक्टिंग करके हम देख सकते हैं आई हैव गॉट अ हेडेक, आई हैव गॉट फीवर। इस तरह से हम अगर बोलेंगे, वर्बलाइज करेंगे, तो हमें मुंह पर ये चढ़ जाते हैं सेंटेंसेस और हमें रूल्स भी अच्छे से याद हो जाते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं और कौन से वर्ब के साथ हम आईएनजी नहीं यूज़ कर सकते। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट लिखकर भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।